स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कर रहे हैं जिसमें धमाकेदार क्वेश्चन कर रहे हैं। हम गुणनखंड और गुणज पढ़े हैं, इसके लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। निश्चित सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। तो हम ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। कह रहा है 2100 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 2100 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों को बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। 2100 को क्या करें, भाग लगा दें, तो 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगा देते हैं। तो 2 एकम 2, अब ये 1 है नहीं लगेगा तो 2 5 10, 0 लगा के ले लेंगे, या तो इसको डायरेक्ट ऐसे भाग लगा देते हैं। 7 से देखेंगे तो 21 7 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट 7 से लगा देते हैं। 7 तिरिके 21, 300 हो गया। अब 3 से लगा देंगे तो 3 एकम 3। अब 100 को लगा लेंगे, तो 100 को अगर 2 से लगाएंगे तो 2 5 10, 50 आ जाएगा। फिर 2 से 25 आ जाएगा, और फिर 5 से 5 5 25, और फिर 5 से 5 एकम 5। तो अब इनको क्रम से लिख लेंगे तो देखेंगे क्या है इनके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 और गुणते 7, यानी कि 2 गुणते 2 3 5 5 7। तो हम देख लेंगे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। 2 गुणते 2 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 7, यानी कि बिन सी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न पे चलते हैं। 640 के अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी कि इसके भी अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हम क्या करेंगे, 640 का भी गुणनखंड उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। भाग विधि से गुणनखंड निकालना आसान होता है, तो हम क्या करेंगे, 640 को भाग लगा देंगे। 640 को तो 2 से भाग लगा देंगे, 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 0, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 40 दूना के 80, फिर 2 से 20 दूना के 40, फिर 2 से 10 दूना के 20, फिर 2 से 2 5 10, और लास्ट में एक 5 एकम 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड आते हैं। इस तरह से लगाने पे ये जो आते हैं हमारे, ये अभाज्य गुणनखंड आते हैं। तो देखेंगे क्या है, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बारी 2 और 1 5 आया है। तो देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6। तो इस 1 2 3 4 5 6 ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा गुणते 5। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें 1 2 कम है, तो इसमें 1 2 और लगा लेंगे, तो ये वाला हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी सभी नहीं होंगे हमारे आंसर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या a क्या है? संख्या a का मान हमें बताना है। तो 9 और 7 दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणज होगा वही एक a है या a के बराबर है। तो जो 9 और 7 का गुणज होगा, यानी कि इनके मल्टीपल का भी गुणज होगा, यानी कि गुणन का भी। तो देख लेते हैं इसका गुणन क्या हो जाएगा। तो 9 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो होगी ए वो संख्या होगी जो 63 से अगर 1300 में भाग लगा दें, क्योंकि इनके बीच में पूछ रहा है 1200 और 1300 को 1300 की, तो 1300 में अगर हम भाग लगाएं तो हम जो भी मान आएगा ए के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो 1300 में हम भाग लगा देंगे 63 का भाग लगा देंगे, तो ये 2 बार भाग जाएगा। 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, 126 घटाएंगे तो इधर बच जाएगा ये 130 है और 126, यानी कि 4 बच जाएगा। ये नीचे 0 उतारेंगे तो यहाँ भी 0 लग जाएगा, यानी कि 40 शेषफल बच जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, ए वो संख्या होगी जिसमें 1300 में से 40 को घटा देंगे, 1300 में से
40 को घटा देंगे, 40 को घटा देंगे तो वही हमारा ए निकल जाएगा, जो 9, 7 और 63 में, यानी कि इन दोनों का उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। तो घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1260। तो 1260 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि संख्या ए का मान होगा। ए क्या है, जो 1200 और 1300 के बीच में कॉमन गुणनखंड क्या होगा, गुणज क्या होगा 9 और 7 का, तो 1260 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 6 के पहले 4 गुणजों का योग है, 6 के पहले 4 गुणजों का योग। तो 6 के 4 गुणज को अगर हम निकालना चाहें तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो 6 के 4 बारी पहाड़ा पढ़ लें और उसको डायरेक्ट जोड़ दें। जैसे देखते हैं 6 के गुणज क्या क्या होंगे, तो 6 के गुणज निकाल लेते हैं। 6 के गुणज, तो जो 6 का गुणज होता है वो क्या होता है कि खुद 6 और प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ही गुणज होता है। यानी 6 के जब गुणज निकालेंगे तो 6 गुणते 1, यानी कि 6 एकम 6। फिर इसी तरह से 6 का गुणा करेंगे 2 तो 6 दूना के 12, फिर 6 का गुणा करेंगे 3 तो 6 3 18, और फिर 6 का गुणा करेंगे 4 से तो 6 चौको 24। तो कह रहा है 6 के पहले 4 गुणजों का योग, यानी कि ये 6 के पहले 4 गुणज आ गया, 6 12 18 और 24, और हमें क्या करना है, इन्हीं का योग बताना है, यानी कि हम सबको इन संख्याओं को जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो 6 और 24 30 और 12 8 30, यानी कि यहां से 30 आ जाएगा और यहां से 30, तो ये 60 हो जाएगा। तो योग तो हम निकाल लिए 60, लेकिन अगर ये छोटा मान है तो ऐसे लगा लेंगे, लेकिन अगर बड़ा मान होगा तब कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम पिछले कक्षाओं में सूत्र बताए थे। तो क्या होता है कि x के गुणज, x के प्रथम n गुणज, n गुणजों का योग क्या का योग फल बराबर क्या बताए थे, तो बताए थे कि x इंटू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। तो इसी को रख के देख लेते हैं, जहां ये x है और ये n है, 4 है, ये ऐसे भी 4 लिख सकते हैं, ऐसे भी ये n है, ठीक। तो x के जगह पे क्या दिया है 6, तो 6 को रखते हैं 6, और n के जगह पे 4 तो 4 को रख लेते हैं। फिर ब्रैकेट में दिया है n का मान 4 और प्लस 1, ठीक, और नीचे है 2। तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, और इधर से आ जाएगा 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 और गुणन के रूप में होगा, और इधर से ये 2, तो 12 दूना के 24, तो 12 5 60, यानी कि यहां से भी 60 आ गया। तो ऐसे हम बड़े सवालों को ऐसे भी लगा लेंगे, जब ये बड़ा मान दिया होगा तो आगे सवाल आएगा तो देखेंगे। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के इकाई तथा दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकाल लेंगे। तो चाहे तो हम फार्मूला से निकाल लें, तो फार्मूला क्या बताए थे, ये 5 है, ये 5 है, तो ये x बताए थे और ये n बताए थे। तो गुणजों का योग क्या होता है, यहां लिख लेते हैं फिर कि x के प्रथम n गुणजों का योग, n गुणजों का योग फल बराबर क्या होता है, योग फल बराबर क्या होता है, तो देखेंगे यहां, तो यहां होता है x इंटू n, डायरेक्ट लिख लेते हैं x इंटू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, ठीक। तो x का मान देखेंगे तो क्या है, x का मान 6 है तो 6 रख देते हैं, n का मान क्या है तो 5, तो 5 रख देते हैं, ब्रैकेट में n यानी कि 5 और प्लस 1/2, तो 5 6 का 30, और इधर से आ जाएगा 5 और 1 6, और नीचे 2, तो ये कट जाएगा 2 3 6, यानी कि 3 3 के 9 आ गया। 6 के प्रथम 5 गुणजों का जो योग है वो 90 आ गया।
संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। तो ये इकाई हो गया, ये वाला इकाई अंक हो गया और ये वाला दहाई अंक हो गया। अब इनका अंतर, तो दहाई का अंतर यानी कि दहाई की जगह पे 9 है और इकाई की जगह पे 0, तो इनका जब अंतर करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आंसर डी हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल किसके निकटतम है? 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल किसके निकटतम है? तो कैसे लगाएंगे? तो देखेंगे, ये भी उसी तरह से लगा लेंगे। कह रहा है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल, तो हम लिखेंगे कि यक्स के प्रथम n गुणजों का योगफल बराबर क्या होगा? तो बराबर बार बार कर रहे हैं कि वही होगा x इंटू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। या तो हम इसका पहाड़ा भी पढ़ के जोड़ सकते हैं। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। या तो इस हम सूत्र पे भी जोड़ सकते हैं। तो ये सूत्र पे जोड़ना ज्यादा आसान है पहाड़ा पढ़ के जोड़ने की अपेक्षा। तो यहाँ 13 की जगह पे x के जगह पे 13 हो जाएगा और n के जगह पे 7 हो जाएगा। ब्रैकेट में n की जगह पे 7 प्लस 1/2। तो 13 7 91 हो जाएगा और इधर से 7 और 1 8 हो जाएगा और बाकी 2, तो ये कट जाएगा। 2 चौको 8, गुणा कर लेंगे। 4 एकम 4 और 9 चौको 36, यानी कि 364 इसका क्या आ जाएगा? 364 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ का रहा है निकटतम आंसर। तो निकटतम देखेंगे तो इसमें 364 तो आंसर दिया नहीं है, तो हम निकटतम किसको मान सकते हैं? तो इसके निकटतम हो जाएगा हमारा 365, यानी कि हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 30 के गुणनखंड है। तो 30 के गुणनखंड या लगातार हम पढ़ रहे हैं कि किस संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर दें। तो देखेंगे, या तो हम 30 के गुणनखंड निकाल लें या तो 30 देखेंगे कि किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो देखेंगे 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी, 5 से भी, ठीक। 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से, 10 से, 15 से, ठीक। 1 से भी हो जाएगा, 2 से, 3 से, 5 से, 10 से। अब लास्ट वाला देखते हैं। तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी, 10 से भी, 15 से भी और 30 से भी। तो 30 के गुणनखंड है। तो 30 के सभी गुणनखंड, ये डी वाला आंसर दिया है। गुणनखंड तो ये भी है, लेकिन ये पूरे गुणनखंड नहीं है, जबकि ये वाला पूरा गुणनखंड दिया है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि डी के ये 30 के सभी गुणनखंड हैं, ठीक। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। 50 से कम तथा 7 की गुणन वह संख्या ज्ञात करे जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हों या हैं। 50 से कम होना चाहिए और 7 के क्या होने चाहिए? गुणनखंड होने चाहिए, सॉरी 7 के गुणन होने चाहिए। और उसके बाद दे रहा है कि 3 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, 3 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो देखेंगे, तो 7 का गुणज तो है, ये 7 का गुणन या गुणज तो 14 है। तो देखेंगे ये 50 से भी कम है, तो इसमें देखेंगे कि क्या ये 3 अभाज्य गुणनखंड बनाता है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 14 का भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 7 14 और 7 एकम 7, नहीं, 3 गुणनखंड इसका नहीं बना। फिर ये देखेंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा अब। और ये तो 50 से ज्यादा है, 50 से कम हमसे पूछ रहा है, तो ये 70 ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 49 और 42, तो 49 को निकाल लेंगे। 49 का जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 एकम 7, ये भी नहीं हुआ। 42 एक बच गया, तो 42 को चेक भी कर लेते हैं। तो 42 को जब चेक करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो ये 3 अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 50 से कम भी है और 7 का गुणन भी है, तो कौन सी संख्या है? यानी कि 42, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं।
10 नंबर 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 12 और 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन गुणनखंड तीनों एक ही बात होती है। तो 12 और 15 के हम गुणनखंड पता कर लेते हैं कि क्या होते हैं। तो अगर हम 12 के गुणनखंड देखें तो 12 के गुणनखंड होता है, गुणनखंड वे संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा और खुद 12 से हो जाएगा। तो ये 12 के क्या निकल गए, गुणनखंड निकल गए। 15 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 15 के जो गुणनखंड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब इसमें सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं? तो सर्वनिष्ठ यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 है, 3 है, बस 1 और 3 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 37,800 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 37,800 का भाज्य गुणनखंड हमें बताने हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड बार बार बता रहे हैं कि भाग विधि से निकालेंगे गुणनखंड तो वो अभाज्य गुणनखंड ही निकलेगा। 37,800 को भाग विधि से लगाते हैं, लगाएंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 1 बच गया, 2 8 16 और 0 0 बचा है अभी। फिर 2 से 2 9 18, 2 चौको 8। तो 37,800 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 37,800 का तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो काटना शुरू करेंगे, जो इधर आता है वो अभाज्य गुणनखंड ही आता है। भाग विधि से निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, तो ये 2 2 9 18, सॉरी 8 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा। 2 8 16, 2 8 16, फिर 1 आ जाएगा, 1 बच गया, 2 9 18। अब ये 0 0 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे तो 2 9 18, 2 चौको 8, 2 5 10, 0। फिर 2 से काट लेंगे, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 दूना के 4 और 1 2 5 10। तो अब जब इकाई स्थान पे 5 आ गया तो 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 2 बच गया तो 5 चौको 20 और फिर 2 बच गया तो 5 5 25। फिर 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 4 बच गया तो 5 8 40, फिर 4 बच गया तो 5 9 45। अब 3 से काट लेंगे तो 3 6 18, 3 तिली के 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से काट देंगे तो 3 7 21, फिर लास्ट में 7 से 7 एकम 7। तो क्या आ गया इसका गुणनखंड? 2 गुणते 2 गुणते 2, 5 गुणते 5, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7, यानी कि 3 3 आ गया और 3 2 आ गया और 2 5 और 1 7। तो देखेंगे तो इसमें 3 3 है, 3 2 है, 3 3 है और 2 5 है और 1 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है? तो गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो देखते हैं इस संख्या को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, जो नहीं करेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 316 या कोई भी संख्या सदैव 1 से विभाजित होती है, यानी कि 1 तो है, इसका गुणनखंड 1 है। 158 भी इसका गुणनखंड है, 158 भी है, ठीक 158 है, 8 भी है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होती है। खुद वो एक और खुद संख्या, यही इनका 2 गुणनखंड होता है। तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है और ये 316 की गुणनखंड नहीं होगी। तो यहाँ हमारा आंसर नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे के प्रश्न पे चलते हैं। यहां दिया है 4 की घाते 11 गुणते 7 की घाते 5 गुणते 11 की घाते 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? ठीक,
तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बताए थे कि जब अभाज्य गुणनखंड पूछे, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड जब हमें निकालना होगा, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे, तो हमें ये लिखे थे कि जब a की घाते x गुणते b की घाते y गुणते c की घाते z एक अभाज्य संख्या हो, ये सब क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो तो क्या करते थे, तो हम करते क्या थे, तो x प्लस वाई और प्लस जेड, यही हमारा आंसर हो जाता था कुल अभाज्य गुणनखंड का। तो देखेंगे कि क्या ये कुल अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है, तो नहीं, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। सवाल दिया है 4 की घाते 11 गुणते 7 की घाते 5 और गुणते 11 की घाते 3, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में बनाएंगे। तो जब इसको अभाज्य संख्या बनाएंगे तो 2 गुणते 2 हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी 11 आ जाएगा और इसके ऊपर भी 11 आ जाएगा, गुणते 7 की घाते 5 गुणते 11 की घाते 3। अब ये सभी अभाज्य संख्या बन गई और ये बन गया हमारा ए बी सी और ये बन गया एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड आगे जो भी संख्या है, एक्स वाई जेड वाई कुछ भी हो, तो अब इनको घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ देंगे 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3, तो 11 दूना के 22 हो जाएगा और 22 और ये 8 और 22 और 8 ये 30 हो जाएगा, 22 और 8 30 हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, तो कुल अभाज्य गुणनखंड इसका आंसर डी वाला हो जाएगा जो कि 30 होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 20 के गुणनखंडों की संख्या है, 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, संख्या बताने हैं, तो हम 20 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो जब 20 के गुणनखंड निकालेंगे तो देखेंगे कि 20 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे। गुणनखंड वह होगा जो इस दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो ये 1 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 7 8 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 12 अब किसी से नहीं होगा, अब सीधे 20 से हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 संख्याएं हो गई। तो पूछ रहा है 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, संख्या है, तो 6 आंसर हो जाएगा हमारा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे के प्रश्न में चलते हैं। 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं। 15 और 20 के गुणनखंड पता करने हैं और उसमें जो कॉमन गुणनखंड है वही हमें बताने हैं। तो 15 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, देख लेंगे। 15 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 15 के गुणनखंड हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और खुद 15 हो जाएगा। 20 का गुणनखंड को देख लेते हैं, तो 20 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 4 5, 5 के बाद 10 और 10 के बाद खुद 20 हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें कॉमन गुणनखंड देखने हैं और उनकी कितनी संख्या यही बताने हैं। तो कॉमन गुणनखंड मिल गया 1 5, बस 1 और 5 गुणनखंड मिले, यानी कि 2 गुणनखंड मिले जो कॉमन है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है। निम्न में से यानी कि इन संख्याओं में से बताना है कि जो 210 का गुणनखंड नहीं हो, तो इसका गुणनखंड वे संख्या नहीं होगी जो दी गई है, ये जो दिए गए ऑप्शन है इसको पूरी विभाजित ना कर सके। जो संख्या ये 210 को विभाजित करेगी वो 210 का गुणनखंड होगा। तो देखें, तो अगर पहले वाले को लेते हैं 5 को, तो 5 इसको पूरा विभाजित कर देगा। किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पे 0 हो तो वो संख्या 5 से पूरी विभाजित होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। 7 से देखें तो अगर ये 7 के मल्टीपल से बनी होगी, ये संख्या गुणन से बनी होगी, तो ये संख्या 7 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये बनी है 7 तरीके 21 से, तो यानी कि इससे भी हो जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
10 को देखें तो 10 यानी कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे यदि शून्य हो तो वो संख्या 10 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो एक ही बचा, यानी कि 8 से हम 210 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि शेषफल शून्य नहीं बचेगा। तो इसलिए ये गुणनखंड नहीं है, 210 का गुणनखंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 110 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो 110 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे भाग विधि से। तो ये 0 है तो 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और एक बचा 2 5 10। अब 5 है तो 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर 11 से 11 एकम 11। तो कितने गुणनखंड हो गए? 110 के कितने कुल गुणनखंड हो गए? तो 1 2 3 हो गया। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे के प्रश्न को देखते हैं। 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है। 15 तक होने चाहिए और 5 के गुणज होने चाहिए, वही हमसे पूछ रहा है। तो 5 के गुणज या किसी भी संख्या के गुणज होते क्या है? तो गुणज दी गई संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ही दी गई संख्या का गुणज होता है। तो 5 के गुणज निकालेंगे, तो 5 का गुणज एक खुद 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। 15 तक ही पूछा है, 15 तक यानी कि 15 को भी लेंगे। तो 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है तो कितनी है? 1 2 3, केवल और केवल 3 है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। दिया निम्नलिखित में से 85 के गुणनखंड नहीं है। 85 के गुणनखंड कौन सा नहीं है? यानी कि वह संख्या बताइए जो 85 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर सकती है इसमें से। तो देखेंगे तो 85 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 85 खुद से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा और 17 5 85 17 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि 1 से भी होगा, 5 से भी होगा, 17 से होगा, लेकिन 5 और 5 से नहीं होगा। यानी कि ये 5 5 25 इस संख्या से ये नहीं होगा। इस 25 का ये गुणज जो होगा 25, इससे ये विभाजित नहीं होगा। तो हमने यही पूछा है कि निम्नलिखित में से 85 के गुणनखंड नहीं है, तो 85 के गुणनखंड बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। 5000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 5000 के हमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो किसी भी संख्या के जब अभाज्य गुणनखंड हम बताते हैं तो हम भाग विधि से क्या करते हैं? भाग विधि से निकाल लेते हैं उसका। तो ये 5 दिख रहा है तो सीधा सीधा एक बार 5 से ही भाग लगा देते हैं, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 1000। अब 1000 को 2 से लगा सकते हैं भाग, 2 5 10, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 5 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 5 10। फिर अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25 और 5 एकम 5। तो क्या हो जाएगा? 5000 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 1 2 3 4 5 हो जाएगा और 1 2 3 3 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि 4 5 किसमें दिया है? तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सटीक आंसर है। तो इसका 20 नंबर का ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखते हैं। 225 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 225 के अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड हम वैसे ही निकालेंगे भाग विधि से। तो 225 के हम क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जब इकाई स्थान पे 5 दिखे तो हम 5 से ही भाग लगाना शुरू करेंगे। तो 5 चौक को 20, बच गया 2, तो 5 5 25, 5 से फिर 5 9 45, फिर 3 से 3 तिली के 9 और 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए? तो 3 गुणते 3 और 5 गुणते 5 बन गया, यानी कि 3 गुणते 3 और 5 गुणते 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे के प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 तथा 5 हैं। वे छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड क्या है? 4 और 5 हैं। तो
छोटी से छोटी संख्या यानी कि इनका एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम जो होगा, 5 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 20 हो जाएगा। यही वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 4 तथा 5 की दोनों की गुणनखंड होगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। 25 और 30 में कॉमन गुणनखंड कितने हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। तो हम 25 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो जब 25 के गुणनखंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 का गुणनखंड 5 और 5, 5 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और खुद 25 हो जाएगा। इसके अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। 30 का देखते हैं, तो 30 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और खुद 30 हो जाएगा, खुद 30 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉमन गुणनखंड बताइए, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कॉमन देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो एक तो कॉमन है 1 और एक कॉमन है 5, बाकी इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 5, 1 और 5 यानी कि 2 गुणनखंड कॉमन है। तो 2 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, 2 गुणनखंड कॉमन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न। इन प्रश्नों को अगर आप लगातार प्रैक्टिस के रूप में करते हैं तो निश्चित ही सफलता आप लोगों को होगी। धन्यवाद।